नहीं करी, कोई बात नहीं, दोबारा बोल देते हैं एक बार, है ना। भैया हिंदी उन्हें पसंद होगी जिसे इंग्लिश नहीं आती। वाह, अच्छा अच्छा, मेरे को पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई, ओ तेरे से अच्छी आती है मुझे, तेरे स्कूल के टीचर से भी अच्छी आती होगी। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, सुनना। ठीक है, तो हम लाइट पढ़ी थी, लाइट के बड़े बेटे के बारे में पढ़ने वाले, डेट इज रिफ्लेक्शन, फिर उसके भाई के बारे में पढ़ेंगे, डेट इज रिफ्रैक्शन। ऐसे मैंने क्या बोला? ठीक है, जय हिंद सर। कुछ बोलना फ्रेंच में, क्या बोलूं यार फ्रेंच में? जमपैल हिमांशु, बस तो समझ ही गया होगा इसका मतलब, है कि नहीं? मेरे मैसेज नहीं पढ़े जा रहे, मेरे मैसेज नहीं पढ़े जा रहे। अच्छा एक सेकंड, एक तो तुम ये लिख देते हो ना, तबीयत कैसी है? अब बढ़िया, एकदम मस्त है मेरी तबीयत। उसके बाद क्या है भैया, एक बार रिफ्लेक्शन बता दो वो दोबारा, ठीक है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है सुनना, अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है मतलब, लेकिन हाँ ठीक है, तो सुनना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब ये कि लाइट, ये कोई कोई सरफेस है, मान ले फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, ठीक है? लाइट यहाँ से आई, यहाँ से टकराकर वापस आई, ठीक है? टकराकर, सॉरी वापस नहीं, इससे टकराई और आर पार हो गई, ठीक है? लेकिन उसने हल्का सा रास्ता बदल लिया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब हम पढ़ेंगे ना रिफ्लेक्शन, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी तो सारा फोकस ध्यान रख, मान्य ने पूछा ना ये, मान्य सारा ध्यान रख इस पे, रिफ्लेक्शन पे, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा तो सबको समझ में आएगा। मतलब कि मेरे मैसेज इग्नोर कर, नहीं यार मैंने पढ़ा नहीं, एक साथ बहुत सारे मैसेज आए थे। हाउ आर यू डूइंग, अच्छा इसको फ्रेंच में बोलो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ कॉमो वाले वो। अगर मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम किसी बड़े से बात कर रहे हो, जैसे इंग्लिश इंग्लिश में तो पता नहीं लगता, आप बड़े से बोल रहे हो छोटे से बोल रहे, हाउ आर यू डूइंग, छोटे को भी बोलोगे बड़े को भी बोलोगे। हिंदी में पता लगता है आप कैसे हो या फिर तू कैसा है, तो ऐसा फ्रेंच में भी होता है। तो कॉमो वाले वो, और छोटे के लिए क्या बोलेंगे? कॉम, कॉमो वाले तू ये बोल सकते हो, कॉमो वाले वो, ऐसे एग्जैक्ट है। अब ये मत पूछ रहा स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि मैं स्पेलिंग लिखूंगा तुम बोलोगे तो आपने गलत पढ़ा है, सही पढ़ा है मैंने। ये सुनना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट आई, टकराई और वापस चली गई। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, लाइट आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं वो किसका एग्जाम्पल हुआ? ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हुआ। हमको कोई भी चीज दिखाई देती है वो किस वजह से दिखाई देती है? क्योंकि लाइट उस पर आती है और टकराकर वापस चली जाती है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? अब एक चीज और याद रखना कि हमारे पास मिरर किस तरीके का है, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन का मतलब तुम्हें पता है। अब बात आती है मिरर की। मिरर हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक क्या है? प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। अब बात आती है प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। सुनना जरा ध्यान से। प्लेन मिरर का मतलब है बिल्कुल प्लेन मिरर, समझ में आया मैंने कहा बिल्कुल प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है? जो स्फीयर से बनाया गया हो। क्या होता है वो डिटेल में बातें पढ़ेंगे, अभी हमारा कौन है सबसे समझने वाली चीज? प्लेन मिरर। हमारे घरों में जो मिरर यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है? वो प्लेन मिरर होता है, एक बात याद रखना, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमको डिटेल में जो पढ़ना है वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है? तो प्लेन मिरर को अभी के अभी मैं 5 मिनट में खत्म करने वाला हूं, लेकिन दिमाग लगाना और दिमाग लगा के सुनना कि प्लेन मिरर क्या है। अगर प्लेन मिरर यहीं पर खत्म हो गया तो आगे तक सारे टॉप पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, जितने भी टर्म्स आएंगे, वो सारे मैं इसको समझाते समझाते ही बता दूंगा। समझ आया मैंने क्या बोला? लेकिन अगर वो पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो बाद में बार बार समझाने पड़ेंगे। मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए अगर खत्म कर दोगे तो तुम्हारे लिए आसानी है। सुनना, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? कि ऐसा मिरर जो जिसका सरफेस क्या बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। दूसरी बात ये कि मिरर क्या होता है? देखो यार, मिरर बिल्कुल लेंस की तरह दिखाई देता है। मान लो तुम्हारा चश्मा है कि नहीं? मेरा चश्मा भी है वैसे, ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चश्मा है, ठीक है? इसके जो ग्लासेस होते हैं वो एकदम आर पार दिखाते हैं, है ना? लेकिन अगर मैं इसके एक साइड पर पेंट कर दूं तो इसमें से लाइट क्या होगी? टकरा कर वापस आ जाएगी। तो ये मिरर की तरह काम करने लगेगा। मतलब मैंने पेंट नहीं कर, इसकी एक सरफेस पर पेंट नहीं कर रखा, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? लेंस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इसकी मैं एक सरफेस पर पेंट कर दूं तो लाइट टकरा के वापस जाने लगेगी, तब क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। हमारे घरों में जो मिरर होता है, अगर तुमने उसको ध्यान से देखा होगा तो तुमने पक्का ऑब्जर्व करा होगा कि उसके पीछे एक सिल्वर पेंट हो रखा होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? वो सिल्वर पेंट क्या करता है कि जो लाइट आती है उसको आर पार नहीं होने देता, वहीं से टकराकर वापस भेज देता है। इसीलिए वो मिरर की तरह काम करता है। पहले से समझ में आई मैंने क्या बोला? ठीक है, आगे सुनना। तो इसका मतलब मिरर को कैसे डिफाइन किया जाएगा? मिरर इज अ सरफेस विच हैज
one of the surface as reflecting surface and another surface is coated या फिर painted with silver lining, silver covering. खत्म बात, समझा? मिरर एक ऐसी चीज है जिसकी एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जो जिससे लाइट आती है टकरा कर वापस जाती है, और दूसरी सरफेस पर सिल्वर पेंट किया हुआ होता है जो हेल्प करती है लाइट के टकराने में. ऐसा समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? अब बात आती है कि जो मिरर है आपके पास दो तरीके का भैया, दैट इज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. दोनों में अंतर क्या है सुनना. सबसे पहला अंतर ये है कि जो प्लेन मिरर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है. दूसरी चीज वो हमारे घरों में यूज किया जाता है, जो जिसमें तुम सुबह सुबह शक्ल देखते हो ना, उठते के साथ, उठने से पहले आंख बाद में खुलती है, पहले शक्ल मिरर के सामने होती है, वही वाला. समझे? आजकल तो मोबाइल में देख लेते हो, पता लगे. आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? तो वो जो मिरर है वो क्या है? प्लेन मिरर है. स्फेरिकल मिरर क्या होता है यार? देखो स्फेरिकल मिरर वर्ड जो निकल कर आया वो स्फेयर से निकल कर आया. अब क्वेश्चन आता है कि स्फेयर क्या होता है. तो मैं तुमको साफ साफ बोल सकता हूं कि तुमने चैप्टर नंबर 13 अपना 9th में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 13 तुमने अपना 10th में भी पढ़ा है. तो तुमने वहां पे स्फेयर क्या, क्यूबॉइड, क्यूब, पता नहीं क्या क्या, और अब तो फ्रस्टम भी पढ़ रहे होगे तुम लोग, ठीक है. लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुम नहीं बता पाओगे. वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ स्फेयर. तुम में से जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो ये बोलेगा कि भैया सर्कल इज अ 2D स्ट्रक्चर एंड स्फेयर इज अ 3D स्ट्रक्चर, और मैं उसके कान के नीचे एक लगाऊंगा. क्यों भाई? क्योंकि ये बच्चों वाली डेफिनेशन है ना. हमें बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए, हमें 10वीं वाली डेफिनेशन चाहिए. तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर ऑफलाइन क्लासेस हम पूछ भी लेते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, हमारे लिए कुछ तो छोड़ा ही नहीं छोड़ने के लिए, ठीक है. हाइट, ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा, सर्कल डज नॉट हैज हाइट एंड स्फेयर हैज हाइट. ठीक है, मतलब कुछ हद तक ठीक है ऐसा, लेकिन ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है. चलो एक एग्जांपल बता दो मुझे. सर्कल का एक एग्जांपल बता दो और एक स्फीयर का एग्जांपल बता दो. स्फीयर का तो मैं भी बता देता हूँ क्योंकि तुम वही बताओगे, दैट इज बॉल, फुटबॉल. बॉल एक स्फीयर है, ये तुम बता सकते थे, मुझे पता है. तुम सर्कल का एग्जांपल बताओ. अब बताओ. क्वाइन एंड बॉल, बिल्कुल सही है, ये सही है. क्वाइन बोल सकते हैं, जैसे प्लेट होती है, प्लेट इज अ सर्कल, ठीक है. अब मैं तुम्हें सिंपल आंसर बता देता हूँ. पहला डिफरेंस तो यही है कि जो सर्कल होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है और जो स्फीयर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है. देखो ये पॉइंट्स में तुम्हें याद होने चाहिए हमेशा, ऐसी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है. सेकंड पॉइंट, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो स्फीयर होता है ना उसकी वॉल्यूम होती है, लेकिन सर्कल की वॉल्यूम नहीं होती. सर्कल का सिर्फ सरफेस एरिया होता है, इसलिए तुमने सर्कल का जब बात करी होगी तो तुमने कर्व, सॉरी, सरफेस एरिया सुना होगा, सर्कमफ्रेंस सुना होगा. समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है. तो पाई आर स्क्वायर या फिर 2 पाई आर जो भी है, ठीक है. पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? एरिया हो गया. आया समझ में मैंने क्या बोला? इसीलिए याद रखना कि सर्कल का क्या होता है? एरिया होता है, मतलब उसकी वॉल्यूम नहीं होती, लेकिन स्फीयर की वॉल्यूम होती है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. आया समझ में मैंने क्या बोला? ये चीज याद रखा करो. चलो आज के लिए एक और होमवर्क. मान लो फॉर एग्जाम्पल इस बोतल के अंदर पानी है, इस बोतल का पानी मैं ऊपर से नीचे फेंकूं, नीचे सरफेस पर टकराएगा और सरफेस पर टकराने के बाद एक जो ड्रॉप बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक स्फीयर की तरह गिरेगी. कभी भी जो ड्रॉप गिरती है वो कभी भी, चाहे वो मतलब जब हवा में था वो टेढ़ी मेढ़ी जैसी मर्जी हो, लेकिन जब सरफेस से टकराती कभी वो ऐसे ऐसे नहीं होती, हमेशा सर्कल हमेशा स्फीयर बनाता है. क्यों? कोई नहीं बताएगा अभी, गूगल कोई नहीं करेगा, ठीक है. गूगल कर लेना, चलो अब क्या ही बात है, लेकिन अभी कोई बकवास मत करना, ये बात का क्वेश्चन है. अब आप इस टॉपिक पे आ जाओ. हम बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर की. तो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल एक मेरे पास सरफेस है जो एक स्फेयर की शेप में है, ठीक है. मतलब मेरे पास एक ग्लास है, मिरर है, एक सरफेस की स्फेयर की शेप में, ठीक है. मैंने क्या करा, मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्फेयर था, ठीक है. मैंने क्या करा, इसको बीच में से कट कर दिया, है कि नहीं? बीच में से कट कर दूंगा तो एक ऐसा कुछ मिलेगा मुझे और एक कुछ ऐसा मिलेगा. आया समझ मैंने क्या बोला? तो ये जो आपको जो सरफेसेस मिले हैं, अब इसमें अंदर जो दोनों एक ही चीज है ना, यहाँ पर पेंट कर दो तो कुछ अलग बनकर आएगा और बाहर पेंट कर दोगे तो कुछ अलग बनकर आएगा. वो क्या बनकर आएगा वो हम स्फेरिकल मिरर में बात करेंगे. समझ आया मैंने क्या बोला? आ रहा हूँ यहाँ, ठीक है. स्फेरिकल मिरर में बात करेंगे, वो समझ आया, वो बात की बात है. लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं. तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन, ठीक है. तब तक मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे बस, ठीक है. काम है. एक और क्वेश्चन, ये वाला समझ में आ गया कि पानी ड्रॉप करती है तो स्फीयर की फॉर्म में क्यों करती है? सुनना, तुमने 2 वर्ड सुने होंगे, एक है सर्कल और एक है स्फीयर. समझ में आया? जब सर्कल का आधा कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है. जब स्फीयर का आधा कर देते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेमीस्फीयर. तो सेमी सर्कल और हेमीस्फीयर, तो सेमी और हेमी मतलब हम सर्कल के साथ हेमी वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते और स्फीयर के साथ सेमी वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? पता लगाओ. कोई बोलेगा नहीं, अपने आप को कोई अनम्यूट नहीं करेगा क्योंकि मैं अपने आप को अनम्यूट इधर से कर रहा हूँ, ठीक है.
ऑन कर देता हूँ, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट में इतनी ही वॉल्यूम ही होती है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है। ध्रुव का आंसर है सरफेस टेंशन, कुछ हद तक ठीक है सरफेस टेंशन, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है सरफेस टेंशन, यहाँ पर तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, स्विमिंग पूल में जब हम कूदते हैं ना, तो हमारे एकदम से अगर तुम सीधा यूं एकदम से यूं गिरोगे तो तुम्हारे चोट लग सकती है, उसका आंसर है सरफेस टेंशन। वहां पर सरफेस टेंशन काम कर रही थी। मान लो फॉर एग्जांपल ये पानी गिलास है, भाई सुबह आर्यन म्यूट कर ले। मान ले पानी की बोतल, मान ले बोतल है ये, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल ब्रिम तक भर दूं तो पानी ऊपर तक आ जाएगा लेकिन नीचे नहीं गिरेगा, और भर दोगे तो शायद गिर जाए, लेकिन ऊपर तक इकट्ठा हो जाता है। ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? वहां पर सरफेस टेंशन आंसर है। शायद लैंग्वेज की वजह से सैमी और उसकी, हाँ प्रतिभा ने ये बहुत सही बोला है। हाँ वे लैंग्वेज है। हाँ, एक देखो सिंपल आंसर ये था कि एक ग्रीक वर्ड है और एक क्या नाम है लैटिन वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड में हैमी और सैमी उल्टा पता नहीं है, ठीक है, तो वो होता है, और उसमें ग्रीक में ऐसा नहीं होता, मतलब लैटिन में होता है तो ग्रीक में नहीं होता। ये आंसर सही है कि वो कोर ही बनाती है, कोर नहीं, कोर स्फीयर मैडम, स्फीयर। मैंने ये बोला था आंसर इसका एग्जैक्टली है कि वो ड्रॉप की फॉर्म में हमेशा वो इसलिए गिरता है क्योंकि जब जो एक मतलब अगर आपको एक फिक्स्ड वॉल्यूम दे दी गई है ना, तो उसमें मैक्सिमम सरफेस एरिया एक स्फीयर का ही हो सकता है। मान लो तुम्हें मैंने बोला 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में मैक्सिमम एरिया जो घेरेगा वो एक स्फीयर ही घेर सकता है, ना क्यूब घेर सकता, ना कोन घेर सकता, ना सिलेंडर घेर सकता, इसलिए वो स्फीयर की फॉर्म में घेरता है। बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मतलब ये ना, ऐसा नहीं है कि भाई ये कुछ मतलब कभी पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ये क्या होता है कि जैसे कि मतलब समझ लो कि एक तरह से ना तुम्हें दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये हम चीजें पढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में, दैट इज हॉट्स क्वेश्चन। ठीक है, क्या हॉट्स क्वेश्चन ये यहाँ से नहीं बनते, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से रिलेटेड बनते हैं। ये तो नहीं आएंगे एग्जैक्टली ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन हाँ जैसे ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, एनएसटीएससी हो गया, इन सब उनमें बहुत सारे। मैं तुम्हें बताता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, मैंने मतलब मेरे मेडिकल एंट्रेंस में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, और तुम दिमाग लगाओगे तुम सोचोगे कि यार क्या क्वेश्चन है ये। दो क्वेश्चन बताता हूँ, चलो मैं, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है चलो कोई बात नहीं, सुनना। पहला एक क्वेश्चन ये था कि अगर एक बैक्टीरिया हर एक अगले मिनट में डबल हो जाता है, ठीक है, मतलब अगर एक बैक्टीरिया तो अगले मिनट में वो 2 हो जाएंगे, अगर 2 बैक्टीरिया तो अगले मिनट में वो 4 हो जाएंगे, और अगर मतलब ऐसे है, अभी 59 मिनट हुए, मतलब 59 मिनट्स हुए हैं, ठीक है, और जो एक मतलब गिलास के अंदर मान लो बोतल के अंदर बैक्टीरिया है आधे। संज्ञा मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन घुमा के था, ठीक है, मतलब अभी 59 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है, सॉरी अभी 30 मिनट्स हुए हैं, ठीक है, 30 मिनट्स है, और जो बैक्टीरिया है ना वो आधे हैं, ठीक है, तो ये पूरा फुल होने में, मतलब ये पूरा फुल हो जाए अब कितने मिनट लगेंगे, मतलब 30 मिनट्स पे वो यहाँ पर है, ठीक है, अब कितने और मिनट लगेंगे कि ये पूरा फुल हो जाए, बताओ इसका। एक तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, और एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर था, रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन थोड़ा घुमा के उसको छोड़ दो भी, ये क्वेश्चन था है कि नहीं। लिक्विड्स हैव डेफिनेट, बस 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 बस, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। मैंने लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछी सर, कई सारों ने आंसर दे दिया है। 31 मिनट, 60 मिनट्स, 31 मिनट ऑब्वियसली सही है। मैंने क्या बोला, हर मिनट में डबल हो जाता है, तो अगर आधे हैं 30 मिनट में, तो जैसे 31 मिनट होंगे आधे के डबल नहीं हो जाएंगे। आया समझ में मैंने क्या बोला? एग्जैक्ट आंसर 31 मिनट से। ये होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये दिमाग लगाओ कि ये चैप्टर से कहीं से रिलेटेड नहीं है, ये एक तरह से एनालिटिकल क्वेश्चन है कि मतलब आपकी दिमाग कितनी तेजी से काम कर रहा है, आप कितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, है ना, आप कैसे सोचते हो उस चीज को। लेकिन ये मेडिकल एंट्रेंस में दिया हुआ है क्वेश्चन, कोई मेडिकल एंट्रेंस से कोई लिंक है इसका? बैक्टीरिया नाम है बस, तो बायो से रिलेटेड हो गया? नहीं है कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन थिंकिंग, कि आपके दिमाग में कैसी चीजें ऑब्जर्व करते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी चीजों पर ना ध्यान दिया करो, ठीक है। इसलिए सोचा करो कि भाई हम तुम साइंस पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर दिमाग के अंदर होना चाहिए हाउ, व्हाई, व्हाट, ये सब तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। और सिंपल सा लॉजिक है, आजकल बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं ना, उनकी यही थिंकिंग, उनके हाथ में 24 घंटे मोबाइल है, लेकिन फिर भी वो सर्च नहीं करेंगे कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ये चीज मैं कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ये चीज होगी तो कैसे होगी, मतलब हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सब मोबाइल हाथ में होने के बावजूद नहीं करते तुम लोग। समझ में आ रहा है? चलो वापस आ जाओ, ठीक है। तो हम अभी बात करने वाले प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या काम करता है, कैसे करता है, अब हमको ये समझना। सुनना जरा ध्यान से, स्फेरिकल मिरर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। सुनना, प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? प्लेन मिरर एक सरफेस है, एक चीज है जिसका मतलब क्या है, एक मान लो फॉर एग्जांपल एक ये है उसका सरफेस, ठीक है, पीछे हमने क्या करा, पेंट कर दिया। अब मैं इस चैप्टर के अंदर कई सारी छोटी छोटी चीजें ऐसे बताते हुए जाऊंगा, जैसे अभी एक बताने वाला हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे बताऊंगा मैं,
ठीक है, तो इसीलिए इन चीजों पे ध्यान रखना। पहली चीज सुनना, जब भी एक मिरर को दिखाना होता है ना कि उसकी एक साइड पे पेंट हो रखा है, तो हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। याद आ रहेगा ये बात। मान लो फॉर एग्जांपल अगर इधर की तरफ पेंट हो रखा है, ठीक है, तो मैं जब भी ऐसे एक लाइन बनाऊंगा ना, तो मैं इधर की तरफ लाइन खींच दूंगा, जैसे यहाँ पे खींची हुई है। जिधर की तरफ लाइन खींची हुई है इसका मतलब उधर की तरफ पेंट हो रखा है, और जिधर की तरफ पेंट हो रखा है ये तो कॉमन सेंस है कि लाइट वहां से आ ही नहीं सकती। ऑब्वियसली जहां पर पेंट नहीं हो रखा वहां से लाइट आएगी, है ना। तो इसका मतलब इधर की तरफ पेंट नहीं हो रखा तो इधर की तरफ से लाइट आएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा? सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज, अब जो लाइट आएगी, जैसी लाइट आएगी तो उससे इमेज बनेगी। सुनना, तुम्हें कोई भी चीज दिखाई देती है तो क्या तुम्हें दिखाई देती है वो चीज? नहीं, उसकी इमेज बनती है कि नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ तुम्हारे मोबाइल्स में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जिसमें भी तुम यूज कर रहे हो, आईपैड में, ठीक है, तुम्हारे मोबाइल में मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या मेरी रियल इमेज है? मतलब मैं एग्जैक्टली वहां पर हो गया? नहीं, वो एक इमेज है। आया समझ में मैंने क्या बोला? सेम अभी खैर ये तो बहुत ज्यादा एडवांस एग्जांपल हो गया। मान लो तुम एक मिरर के सामने खड़े हुए हो, तुम्हें अपनी शक्ल मिरर के अंदर दिखाई दे रही है, कि तुम वही हो? नहीं, तुम तो सामने खड़े हो, वो तुम्हारी इमेज है कि नहीं। तो मुझे ये पता करना है कि जो मेरी इमेज बनती है मिरर के अंदर वो कैसी बनती है, उसका क्या क्या खासियत होती है। तो इसका मतलब ये कि हम हमेशा, चाहे स्फेरिकल मिरर है, चाहे प्लेन मिरर है, चाहे लेंस है, चाहे मिरर है, चाहे रिफ्लेक्शन है, चाहे रिफ्लेक्शन है, कुछ भी है, हम हमेशा बात कर रहे होंगे कि इमेज कैसी बन रही है कि नहीं, इमेज में क्या खासियत है। तो हम हमेशा बात कर रहे होंगे खासियत की, और किसकी खासियत की? हमेशा इमेज की खासियत की। क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो तुम रख रहे हो ना यार। मान लो फॉर एग्जांपल किसकी इमेज मुझे देखनी है, तो ये तो आपने सिलेक्ट करा है ना, मैंने थोड़ी सिलेक्ट करा है, या फिर जो इमेज बनने वाली उसने थोड़ी सिलेक्ट करा है। आप जैसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वैसी इमेज बनेगी, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो, इसलिए ऑब्जेक्ट की खासियत नहीं देखते हम कभी भी, हम इमेज की खासियत देखते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? इसीलिए इमेज की हमें हमेशा 3 चीजें पता होनी चाहिए। याद रखना, मैं लाइन लाइन में बहुत सारी चीजें समझा रहा हूँ, ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। मैं बैकअप भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना कि ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सुनो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो तुमने सिलेक्ट करा, अब हमें इमेज की खासियत देखनी है। इमेज की खासियत में आपको 3 चीजें देखनी होती है। क्या क्या? नेचर इमेज का, ऑब्जेक्ट का नहीं, याद रखना। ऑब्जेक्ट का कुछ भी नहीं मानते हम इमेज का सब कुछ समझते हैं बस। और इमेज का नेचर पहली चीज, साइज दूसरी चीज, और पोजीशन तीसरी चीज। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या बोलता हूं? मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं एनएसपी। एनएसपी ऐसे में मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये है कि आपको हर एक ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेज का एनएसपी पता होना चाहिए। आया समझ मैंने क्या बोला? और मैंने क्या बोला था कि हम प्लेन मिरर को अभी खत्म कर देंगे, तो प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज होगी, है ना, मान लो प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है, उसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इमेज बनेगी अंदर। जो इमेज बनेगी उसका एनएसपी क्या होगा, हम ये बता रहे हैं। समझाया मैंने क्या बोला? फिर हम रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के लॉ का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के थ्रू लॉज कैसे काम करते हैं। मतलब कोई भी रे जाएगी, लॉ क्या होता है? एक फॉर्मूला। फॉर्मूले में हमेशा तुम क्या, कभी भी तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालोगे तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज करना ही पड़ेगा। तुम अपनी मर्जी से माइनस नहीं लगा सकते कहीं पर भी, है कि नहीं, जब तक a माइनस बी का नहीं होता, है कि नहीं। तो सेम यहाँ पर है। यहाँ पर कौन काम करता है? यहाँ पे रूल्स काम करते हैं। जैसे वहां पे तुम्हारी थ्योरम्स होती हैं, यहाँ पे हमारे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। पता ही है तुम्हें, समझ में आया? तो लॉ हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लॉ समझेंगे कि मिरर की, सॉरी, रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर की वजह से होने वाले एनएसपी में क्या होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सुनना, मिरर के लॉ जो है ना, वो एक बात और याद रखना, मिरर के जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं वो कितने लॉ हैं? 2 लॉ हैं। तुमने 8th क्लास में भी पढ़े, सॉरी 7th क्लास में या पता नहीं 8th क्लास में भी पढ़े। समझ आया मैंने क्या बोला? 2 लॉ है। एक बात और याद रख लो, ये जो 2 लॉ है ना, ये प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये दोनों लॉ स्फेरिकल मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। समझ आया मैंने क्या, मतलब पूरे रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? जो 2 लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, रिफ्रैक्शन के लिए भी, सॉरी, रिफ्लेक्शन के मिरर के, प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है, और स्फेरिकल मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या रिफ्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है? गलती से भी मत बोल देना ये शब्द, किसी के सामने बोल देना कान के नीचे 2 बार लगा के जाएगा, चुप है, ऐसे बोल के जाएगा। भाई रिफ्रैक्शन के अपने लॉ है, रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आया मैंने क्या बोला? 2 लॉ क्या है, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहली बात, मान लो फॉर एग्जांपल, देखो मैं बना प्लेन मिरर के ले रहा हूँ, एप्लीकेबल दोनों के लिए, ठीक है। सुनना, ये रहा हमारा मिरर,
अगर ये मिरर है तो लाइट के आएगी कहीं से, तो लाइट कहां से आएगी? जहां पर पेंट नहीं हो रखा होगा, तो मुझे दिखाना पड़ेगा पेंट कहां हो रखा है। तो ये लो मैं पेंट निकालता हूं, यहाँ पे हो रखा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। लाइट आई, ठीक है, और लाइट टकरा कर वापिस चली गई। अपने दिल पर हाथ रखो, दिमाग पे हाथ रखो चाहे तो, और सोचो। मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़ा था, मैंने चुपचाप बनाया और फिर एकदम से मैं हट गया। मैंने बोला बेटा बता कौन सी रे आई थी? ये वाली आई थी या ये वाली आई थी? पता लग रहा है क्या? नहीं। आप जो ये बायोलॉजी, ये जो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना सर, ये फिजिक्स है ऑप्टिक्स, ठीक है। जो जो साइंस लाइट्स वगैरह के साथ डील करती है उस साइंस को कहते हैं ऑप्टिक्स। समझ में आया? तो हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो क्या है? ऑप्टिक्स है। जो कार्बन चैप्टर था जैसे मैंने बताया था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, वो एक केमिस्ट्री थी, ठीक है। वैसे ये जो फिजिक्स की ब्रांच है ऑप्टिक्स। और याद रखना पूरे चैप्टर में तुमने अगर कहीं पर एरोज का यूज नहीं करा तो तुम्हारे इतने बढ़िया बढ़िया डायग्राम ना जो तुम नाप नाप के भी बनाओगे, वो पता है किसके लायक होंगे? पता नहीं किसके लायक हो, बेस्ट होंगे। कुछ भी लगा लो। समझ में आया मैंने क्या बोला? किसी लायक नहीं है, क्योंकि तुम जब तक एरोज का यूज नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा कि तुम कहां से कहां पे लाइट भेज रहे हो। अब समझना जरा ध्यान से। मैंने बोला कि लाइट यहाँ से आई और यहाँ से टकरा कर गई। अब तुम साफ साफ बता सकते हो कि ये रे आई है और ये रे टकरा कर गई है। आया समझ? मैंने क्या बोला? इसलिए प्लीज 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 ये याद रखना कि आपको एरोज का पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है कि लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है। मैं तुम्हें धीरे धीरे इंपॉर्टेंस समझाता हुआ भी जाऊंगा, अभी नहीं भी लग रही होगी तो आगे जाके समझ में आ जाएगी इंपॉर्टेंस की एरोज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से सुनो। देखो यार ये एक रे आ रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में टॉर्च है, ठीक है, मैंने टॉर्च मारी, तो टॉर्च जिस मैं मारूंगा तो वो कोई रे होगी, उस रे का कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो जो रे हम फेंकते हैं उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। उस रे का नाम क्या होता है? इंसिडेंट रे। ये वाली रे टकरा कर आई है ना, तो इस रे का नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। समझा मैंने क्या बोला? अब एक चीज सुनो, तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बेटा तू बहुत ज्यादा बिगड़ गया है कि नहीं? बेटी भी हो सकती है, बेटी तू बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, मेरी बात नहीं मानती। आया समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो मम्मी क्या बोल रही है कि तुम बिगड़ गए। क्या तुम पहले अच्छे थे? शायद, तभी तो मम्मी बोल रही है कि तू अब बिगड़ गया। तो मम्मी क्या कर रही है? किसी चीज से कंपेयर कर रही है, या फिर मान लो तुम्हारा बड़े भाई बहन से कंपेयर करी कि तू तो उससे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। तो वो तुम्हारे बड़े बहन भाई क्या है? एक पॉइंट है जहां से तुम्हें नापा जा रहा है कि तुम उनसे ज्यादा बिगड़े हो या कम बिगड़े हुए हो, है कि नहीं? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो एक नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। अगर एक लाइट आई है, टकराकर वापस गई है, तो कहां गई है, कितने एंगल पर गई है, इसको नापने के लिए मेरे पास एक नॉर्मल पॉइंट भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? तो हम हमेशा एक नॉर्मल रे यूज करते हैं। ये याद रखना, नॉर्मल रे अभी याद रख लो जिंदगी भर के लिए। साइंस ली तो जिंदगी भर के लिए याद रख लो कि जो सरफेस होता है ना उसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा नॉर्मल रे। सरफेस अगर ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, सरफेस अगर ऐसे है तो नॉर्मल हमेशा ऐसे होगा, सरफेस अगर टेढ़ा है तो ये भी टेढ़ा होगा लेकिन इस पर परपेंडिकुलर होगा। याद रखो इस बात को। समझ आया मैंने? तो तुम्हें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा ये परपेंडिकुलर है। समझ आया मैंने क्या बोला? सुनना, मान लो फॉर एग्जांपल ये जो लाइट आई है इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, इसके साथ एक एंगल बना रही है थीटा। थीटा पता होगा तुम्हें, पढ़ा होगा तुमने ना, ठीक है, ट्रिगो वगैरह में। थीटा छोड़ो, तुम कोई भी एंगल लगा लो, अल्फा लगा लो। समझ में आया मैंने क्या बोला? टकराने से बाद, टकराई मान लो थीटा एंगल से, टकराने के बाद भी वो कितना एंगल बनाएगी? थीटा एंगल बनाएगी। ये कोई बात नहीं है, ये इसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि पहला रूल ही है भाई, पहला लॉ देखो आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको एंगल आई मान लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझा है मैंने क्या बोला? अगर एंगल आई 45 डिग्री है तो भाई साहब एंगल आर 45 डिग्री होगा। अगर एंगल आई 50 डिग्री है तो भाई साहब ये एंगल 50 डिग्री होगा। अगर एंगल आई 10 डिग्री है तो ये 10 डिग्री होगा। अगर ये 22.5 डिग्री है तो ये भी 22.5 डिग्री होगा। ये पहला लॉ कहता है। तो पहला लॉ समझ में आ गया होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरा लॉ बहुत आसान है, दूसरा लॉ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ पे, ठीक है। दूसरा लॉ, ठीक है, 10 मिनट बचे क्लास के, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये लाइन बोलते हैं, इसको रे नहीं कहते,
ठीक है। रे क्या होती है? रे तो वो होती है जो लाइट को काम करेंगे, तो हमने नॉर्मल खींची अपने लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। फिर सुनना, रे बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है, ये सेकंड लॉ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये सेकंड लॉ कहता है। यहां तक समझ में आया मैंने क्या बोला? ये तो जो लॉ बताए मैंने, ये प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है और स्फेरिकल मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब पूरे रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। आया समझ में मैंने क्या बोला? समझ में आया या नहीं आया वो तो बात की बात है, लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी? सिर्फ प्लेन मिरर की, और आज ही हम खत्म कर देंगे उसको। अभी 10 मिनट बचे हमारे पास, 9 मिनट बचे एग्जैक्ट, 9 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। मुझे प्लेन मिरर के सामने, मान लो फॉर एग्जांपल ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इस प्लेन मिरर के सामने मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो जो इसके अंदर जो इमेज बनेगी उसका क्या नेचर होगा, क्या साइज होगा और क्या पोजीशन होगी, मतलब एनएसपी मुझे पता करना है। किसका भाई? एनएसपी पता करते हैं सिर्फ इमेज का, ऑब्जेक्ट की कोई औकात नहीं होती। खत्म कर। सुनना, अब हम क्या बात कर रहे हैं? नेचर किसका? प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज का, सॉरी। नेचर, साइज और पोजीशन। एक और बात बताऊं, वो ये कि मैं तुम्हें प्लेन मिरर का बताऊंगा, लेकिन जो उसके अपोजिट वर्ड होते हैं ना, मतलब प्लेन मिरर की कुछ खासियत, प्लेन मिरर की इमेज की कुछ खासियत होगी, ठीक है, लेकिन बाद में जब हम पढ़ेंगे उसके अपोजिट वर्ड भी तो पढ़ेंगे, तो वो भी मैं अभी बताते हुए जाऊंगा। तो मैं सारे टर्म्स अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अंदर लास्ट के 10 मिनट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए तुम्हारे लिए। सुनना जरा ध्यान से, सुनो। सबसे पहली बात करते हैं नेचर की। जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना, मान लो एक प्लेन मिरर है यहाँ पर और तुम उसके सामने खड़े हुए, उसके अंदर जो इमेज बन रही है ना, वो एक इमेज कैसी है, उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब तुम बोलोगे कि नहीं मुझे वर्चुअल का मतलब पता, नहीं मुझे इरेक्ट का मतलब पता, तो मैंने तुमसे बोलूंगा कि तुझे क्या रिफ्लेक्शन का मतलब पहले पता था? नहीं ना, बताया ना हमने। इसका ही मतलब बताएंगे। सुनो, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, एग्जैक्ट मतलब है आभासी या फिर नकली। समझ में आया मैंने क्या बोला? वर्चुअल रियलिटी आजकल चल रहा है ना, वीआर, लेंस लगाओ और तुम्हें सब कुछ लगता है तुम्हारे सामने चल रहा है, लेकिन सामने चल रहा होता है क्या वो? नहीं। तो वर्चुअल का मतलब क्या? आभासी। ठीक है, मतलब ये कि प्लेन मिरर एक ऐसी इमेज बनाता है जो असलियत में होती नहीं है लेकिन आभास दिखाती है। तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है, क्या तुम उसको पकड़ सकते हो? नहीं, पकड़ नहीं सकते, है ना, इसलिए वो वर्चुअल इमेज है, पहला पॉइंट। अगला बोला इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। मान लो ऑब्जेक्ट तुमने अगर ऐसे रखा हुआ ना, तो मिरर के अंदर इमेज ऐसी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो इमेज ऐसी बनेगी। समझा है? मैं अगर सीधा खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट के उसके मिरर के सामने, तो जो मेरी इमेज अंदर बनेगी ना, वो एकदम सीधी बनेगी जैसा मैं हूं। ऐसा मैंने क्या बोला? इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? चलो मान लिया भैया प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन आगे जाकर क्या पता कुछ और तरीके की इमेज बन रही हो, तो वो क्या बन सकती है? तो वो दूसरे वर्ड, दो वर्ड और है, तो वहां पे क्या होगा? मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, जो एप्लीकेबल है वो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे वर्ड, ठीक है। तो ना, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर कोई इमेज वर्चुअल इरेक्ट नहीं है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब तुम बोलोगे रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? देखो, वर्चुअल का मतलब था मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इमेज जो मिरर के अंदर बन रही है, लेकिन रियल का मतलब पता है क्या है? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इमेज मेरे साइड में बन रही है, मैं उसको पकड़ सकता हूँ। अब तुम बोलोगे इमेज को कैसे पकड़ सकते हो आप? तो तुमको मैं एक बात बताता हूँ, प्रोजेक्टर दिखा होगा, प्रोजेक्टर की इमेज कास्ट होती है किसी पर्दे पर। मैं बीच में खड़ा था तो मेरे ऊपर इमेज नहीं बनने लग जाती, तो रियल इमेज है भाई, आप उसको पकड़ सकते हो। पकड़ने का मतलब क्या है कि आप मतलब उसके सामने आ सकते हो, ऐसा कुछ। आया समझ में क्या बोला? दूसरी बात, इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? अभी इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज भी ऐसे बन रही थी, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज ऐसे बन रही है। समझ आया? एक बात और याद रखना, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही होता है, कभी वर्चुअल और इन्वर्टेड नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट एक साथ रहेगा कभी भी, रियल इन्वर्टेड हमेशा एक साथ रहेगा। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है? सेकंड पॉइंट, साइज की बात करते हैं। साइज की बात करते हो तो साइज का मतलब क्या है भैया? सेकंड लॉ एक बार और बता दो। सेकंड लॉ का मतलब होता है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही तरफ है ना। प्लेन का मतलब क्या होता है? ये मेरी दीवार है कि नहीं? ये एक प्लेन है, एक्स और वाई से बनने वाला एक प्लेन होता है। तुमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था यार मैं, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा हुआ है तुमने। ये वाई रे है और ये एक्स है, ये पूरा एक प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है। प्लेन का मतलब एक सरफेस जो दो एक्सिस से मिलकर बनता है।
3D में 3 एक्सिस से मिलकर बनेगा, वो बात अलग है। आया समझ मैंने क्या बोला? तो मेरी ये जो दीवार है पूरा एक प्लेन है, ठीक है, और ये जो है वो सारे एक ही तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई नहीं डिस्टर्ब करता किसी को। अभी आगे समझ में निकला? एक ही तरफ काम चल रहा है सारा। आगे सुनना, साइज की बात करते हैं। प्लेन मिरर कोई भी इमेज बनाएगा तो हमेशा कैसी बनाएगा? सेम साइज की इमेज बनाएगा। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या हो गया? सेम साइज। भाई बहन एक बात याद रखना, ये जो पॉइंट्स बताऊंगा ना मैं, ये एग्जैक्टली याद कर लेना, क्योंकि प्लेन मिरर आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम प्लेन मिरर को छुएंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे इसकी, ये बहुत ज्यादा नालायक है, इसकी बात भी नहीं करेंगे हम सिर्फ स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ? आगे सुनना। सेम साइज, सेम साइज का मतलब क्या है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हुए हो, प्लेन मिरर के सामने, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो इमेज भी आपकी 6 फुट की बनेगी। आपको दिखाई दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन आपकी इमेज सेम साइज की बनेगी। अगर मान लो, चलो ये तो समझ में आ गया, छोड़ो इसको, उल्टा भी तो समझ रहे हैं हम। सेम साइज नहीं होगा तो क्या होगा? तो यार या तो इमेज बड़ी बनेगी या तो छोटी बनेगी। अगर इमेज छोटी बनेगी तो वर्ड यूज करेंगे डिमिनिश, ठीक है। बहुत छोटी बनेगी तो वर्ड यूज करेंगे हाईली डिमिनिश, और अगर बड़ी इमेज बनेगी तो वर्ड यूज करेंगे एनलार्ज, और बहुत बड़ी इमेज बनेगी तो वर्ड यूज करेंगे हाईली एनलार्ज्ड। समझ आ गया मैंने क्या बोला? बहुत आसान टर्म है यार, सब कुछ आसान है भाई, मेरे से पढ़ रहे हो तुम, सिंपल सा मतलब है, बहुत आसान है सब कुछ। आगे सुनो, पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन, अब बात आती है इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो सुनना, देखो अब ना इस यहाँ पे इसका उल्टा नहीं बता सकता मैं, रीजन क्योंकि इमेज अलग अलग जगह पे बनती है, ठीक है। तो अभी पहले इसी पे ध्यान दो, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। स्फेरिकल मिरर में क्योंकि कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें तो अलग से समझाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए इसके लिए समझो। पोजीशन क्या होती है? सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है पूछोगे तुम? मान लो फॉर एग्जांपल तुम एक मिरर है, उससे 4 फुट की दूरी पर खड़े हुए हो, तुम ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, प्लेन मिरर से 4 फुट की दूरी पर खड़े हुए हो, तो जो इमेज बनेगी ना वो मिरर के ना 4 फुट अंदर बनेगी, इसका मतलब सेम डिस्टेंस पर बनेगी। अब तुम बोलोगे यार भैया इमेज शीशा इतना सा होता है क्या? पागल हो गए हो क्या? शीशा इतना सा होता है, 4 फुट कहाँ पे बनेगी? यार हम रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं, पहली बात तो समझा है, नापते नहीं हम एग्जैक्टली, ठीक है। तो सुनना, अब मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ वैसे एक तरीके से, कि मान लो एक मिरर यहाँ पर है, तुम उससे पीछे पीछे जाते रहो, तो जो तुम्हारी इमेज होगी ना वो भी पीछे पीछे जाने लगेगी, तुम आगे आगे आओ तो इमेज भी आगे आगे आने लगेगी, होता है ना ऐसा। तो प्लेन मिरर ऐसे ही करता है। तो प्लेन मिरर का आपको नेचर पता लग गया, साइज पता लग गया, पोजीशन पता लग गया, मतलब आपको प्लेन मिरर का एनएसपी पता लग गया। एनएसपी क्या है? नहीं जाती इस बात पहले से, इतनी सारी पार्टियां होती है वहां पे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऐसे, ठीक है। तो एनएसपी, नेचर साइज और पोजीशन। तो प्लेन मिरर का नेचर साइज और पोजीशन हमने खत्म कर दिया, अगले क्लास में सिर्फ अगले मिनट शुरू करेंगे, लेकिन एक रिवीजन तो बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सुनना, दिमाग लगाना और सुनते रहना। यहाँ पर सबसे पहली बात आती है लाइट क्या? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स अस एबल टू सी। एक लाइट ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमको एबल बनाती है किसी भी, बीच में क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है, टाइम नहीं बचा। एक बच्चे ने पूछा बीम और रे के बीच में अंतर क्या है? देखो बीम का मतलब होता है एक जो लाइट होती है उसकी कई सारी रेज एक साथ फोकस करती है, तो उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कई सारी रेज, छोटी छोटी रेज एक साथ एक झुंड बना रही है। और रे का मतलब है हम एक सिंगल रे की बात कर रहे हैं, समझ आया? ऐसी इंसिडेंट रे की बहुत सारे बंडल बन जाए ना एक तरह से, तो बीम बन जाएगी जो बहुत हाईली पॉइंटेड होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ, ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है मानसी, ठीक है, दिमाग लगाना, ठीक है। उसके बाद बात ये आती है कि हमारे पास दो तरीके के हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रेश। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट आई टकरा कर वापस चली गई, जैसे कि देखो हो भी रहा है ना। अगर लाइट आती और आर पार हो जाती तो इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे, रिफ्लेक्शन के अंदर दो चीजें पढ़नी है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मतलब सीधा सरफेस, स्फेरिकल मिरर मतलब उसकी सरफेस टेढ़ा है, ठीक है। अब पेंट अंदर करो बाहर करो बात की बात है। प्लेन मिरर के बारे में हमको पढ़ना है एनएसपी, नेचर साइज और पोजीशन। प्लेन मिरर जो इमेज बनाती है उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज सेम साइज होता है, जितना बड़ा आप ऑब्जेक्ट खड़ा करोगे प्लेन मिरर के सामने उतनी बड़ी इमेज बनेगी। पोजीशन, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर के अंदर उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। बताओ समझ में आया है कि नहीं? अगर किसी को समझ में नहीं आया ना भाई साहब, आज चुपचाप से मेरे को बोल देना भैया भैया लिंक भेज दो बैकअप का, ठीक है, मैं भेज दूंगा। आया समझे मैंने क्या बोला? लेकिन पुलिस पुलिस का मतलब प्लीज भाई मिस मत करना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं चैप्टर पढ़ाने के लिए, ठीक है। सिंपल सी मतलब है ना, हमारी जो अच्छी चीजें होती है हम क्या करते हैं उसको और उभारते हैं, और जो बेकार चीजें होती है उसको और अच्छा लाते हैं। मेरा कुछ बेकार नहीं है वैसे 10th क्लास में, ये बात याद रखना, हमारे सारे चैप्टर पर